ओम शांति। मनमोहिनी दीदी का अनुभव नहीं सुनाऊंगा, मोहिनी दीदी का अनुभव सुना। वैसे तो श्राद्ध के दिन चल रहे हैं और श्राद्ध के दिनों में जो भी हमारे यज्ञ की पिलर्स, यज्ञ स्नेही, यज्ञ रक्षक आत्माएं गई हैं, उनकी याद जरूर आती है। और आज के दिन तो हमें विशेष अपने अति स्नेही साथी वल्लभ भाई की याद आ रही है। आप सब जानते हैं ना, वल्लभ भाई ने 8 सितंबर 2018 आज के ही दिन अपना इस शरीर रात को 10 बजे छोड़ा था। वल्लभ भाई मेरे मार्गदर्शक रहे। मोहिनी दीदी की जीवन कहानी, उनके साथ के अनुभव अलग हैं, लेकिन 2-3 रमणीक अनुभव, भूली बिसरी यादें मैं वल्लभ भाई के साथ के सुनाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी सेवाओं की जवाबदारी तीनों स्थानों पर हम वल्लभ भाई को कहते थे वल्लभ दादा। तो वल्लभ दादा ने तीनों स्थानों पर, मैं समझता हूँ, बहुत सारी डिपार्टमेंट, यहाँ तक भी जो हम लोगों के जूते चप्पल बनते हैं, साइकिलें हैं, जो भी छोटी मोटी जो कारोबार यज्ञ की आई, उनके सामने वो सदा हाँ जी, दादी का इशारा और वल्लभ भाई का हाँ जी। कभी उन्होंने नहीं कहा ये सेवा मैं कैसे कर सकता हूँ। तो सबसे पहले जब मैं आया मधुबन में, 71 की बात मैं सुनाता हूँ। पहली परीक्षा जो मेरी ली, वल्लभ भाई ने बैलगाड़ी पर लकड़ियाँ आई थी मोटी मोटी, और वल्लभ भाई तो जवान थे और बहुत यज्ञ के अथक सेवाधारी थे। तो बैलगाड़ी से लकड़ियाँ भर करके खरीद करके आती थी और दादा विश्व रतन तौलते थे और वल्लभ भाई उसको उतार करके वहाँ पहुँचाते थे। तो जब मैं पहले आया, स्कूल से ही आया था, मैं तो 16 साल का था, छोटा था। तो वल्लभ भाई तो बैलगाड़ी पर चढ़ गए फटाफट और मेरे को कहते हैं मैं लकड़ियाँ पकड़ा रहा हूँ मोटी मोटी, तुम पकड़ो नीचे। और उसमें मेरा जो पसीना निकाला था पहले हमने ये सेवा यज्ञ में मैं तो कभी किया ही नहीं था। तो पहला दिन मुझे वो भूलता नहीं है कि पूरा समय, पूरी जब तक बैलगाड़ी खाली नहीं हुई, फुल भरी हुई थी लकड़ियों से, मोटी मोटी लकड़ियाँ थी, और उन्होंने मुझे पकड़ाते गए और कहते वहाँ रख के आओ, वहाँ दादा तौला, वहाँ तक रख के आओ। और मैं तो नया था, ना भी नहीं किया, लेकिन वल्लभ दादा के साथ पहली सेवा मैंने लकड़ियाँ उठाने की। और वो बाबा के दादी जी के इतने आज्ञाकारी थे, 2 डिपार्टमेंट की इंचार्ज थे, और 2 डिपार्टमेंट की इंचार्ज होने के कारण दूध वालों से बहुत प्यार था। दूध आता था हमारा एक तरफ ओरिया गांव से और दूसरा साल गांव से, और उन्हों के ही सेवा से, वल्लभ भाई के स्नेह से, उनकी पालना से वो दूध वालों ने ओरिया की ज़मीन पीस पार्क के लिए दी और साल गांव वालों ने ज्ञान सरोवर की ज़मीन दी। ये सब वल्लभ भाई की देन है। आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन उस आत्मा ने इतना इन सब की पालना की थी, गांव वालों की। कभी कभी डांटता भी था, कभी दूध ऐसा पानी वाला गले के आ जाते थे, कहता बैठ जाओ इधर, और उसी समय दूध को घोटता था, मावा निकालता था, क्योंकि मावे से पता चलता है दूध में कितना पानी मिक्स है, और अगर मिक्स होता था तो उसके पैसे काट देता था, कितना पैसा कट कर देता हूँ। फिर हम लोग जाते थे, दादा आज चलो आपका बर्थडे मनाते हैं, मावा तो मिल गया है, पेड़ा बना दो, बर्थडे हो जाएगा आपका। तो दादा का ऐसे हम लोग बर्थडे हर 15-20 दिन में मना लेते थे। जब दूध को घोटा और मावा बना तो बर्थडे हो गया। और दादा के पास सेवाएं बहुत थी और थोड़ा फुर्तीले बहुत थे उस समय। तो एक दिन क्या किया, दूध उबाल रहे थे
दूध उबलने लगा। दूध देने का समय था शाम का 7 साढ़े 7 बजे। तो उबलते हुए दूध को उन्होंने देखा और फटाफट डब्बे में एक तरफ चीनी रखी थी, एक तरफ चाय रखी थी। तो डालनी चीनी थी, चीनी की बजाय उसमें चाय डाल दी। पूरा तपेला चाय बन गया दूध का। अब दूध उबलने लगा, दिखे तो चाय बन गई। वो तो डर गए, अब क्या होगा, कैसे सबको दूध मिलेगा। तो चाय तो बन गई दूध की। भागे दादी के पास, दादी मेरे से गलती हो गई। क्या हुआ? मोहिनी बहन तो थोड़ा रमणीक थी, तो वो कहती तुम दादा ऐसे ही करता है हमेशा। दादी कहती नहीं नहीं कोई बात नहीं, चाय बनी ना, आज दादी अपने हाथ से सबको चाय पिलाएगी। चलो अभी बोर्ड पर लिखो, आज ठंडी बहुत है, दादी ने दूध की चाय बनवाई है। डांटने की बजाय दूध की चाय सबको दादी ने पिलवाई। दूध नहीं मिला किसी को। तो दादा की बड़ी रमणीक कहानियां हैं और हम उनके साथ साथ ही सब सेवाओं में हाँ जी साथ रहे। जब ज्ञान सरोवर लिया गया तो ज्ञान सरोवर वालों ने, वहाँ सालगांव वाले दूध वालों ने कहा दादा आपने इतनी मेहनत की है, हमारी ज़मीन यज्ञ को दी है, हम आपको एक मोटरसाइकिल देना चाहते हैं। और वो मोटरसाइकिल बड़ी वाली थी, अभी कईयों के पास था यहाँ। और पहली मोटरसाइकिल दादा को उन्होंने गिफ्ट दी। दादी मना करती इतनी बड़ी मोटरसाइकिल क्या करेगा, लेकिन वो दे रहे थे तो दादा ने ले लिया और मेरे को कहा तुम बैठो मेरे साथ, चलो हम चलते हैं ज्ञान सरोवर में, कुछ सेवा थी देख करके आते हैं। तो हम जा करके घूम करके तो आए। जब आ गए वापस आने लगे तो जो नकी लेक के बाद चढ़ाई आती ना मोड़ वाली, सामने से जीप से मारी टक्कर ट्रक से। हम पीछे बैठे थे, दादा आगे, लेकिन बहुत मजबूत थे, ताकत बहुत थी, इसलिए उन्होंने दोनों पैर नीचे जमा दिए। और मैं भी भारी था तो मैं भी मोटरसाइकिल, गिरा नहीं कोई, दोनों में एक भी नहीं गिरा, लेकिन इतनी जोरदार टक्कर हुई जो पूरी मोटरसाइकिल आगे से मुड़ गई, टूट फूट गई। हम लोग सेफ रहे। फिर दादी ने कहा अभी दादा तुमको कभी भी मोटरसाइकिल नहीं चलानी, तुमको चाहिए तो 4 व्हीलर ले लेना। तो उसके बाद उन्होंने मोटरसाइकिल का त्याग करा दिया। लेकिन ये जो अनाज डिपार्ट मिला, इसकी तो बहुत लंबी कहानी है दादा की। कोई भाई ने एकदम अचानक कहा कि दादी मेरे से नहीं होगा, और इसे चाबी दादी के आगे रख दी। हम बैठे थे दादी के पास, दादी कहती क्या करना चाहिए राजू, ये तो नहीं करना चाहता भाई। तब तक वल्लभ भाई सामने आ गए। बोलती है वल्लभ तुम ये सेवा संभालेगा? दादी जो आज्ञा, जो आप कहेंगे। और वो अनाज का डिपार्टमेंट उन्होंने सोच लिया। आप समझ सकते हो जितना बढ़ता गया यज्ञ, पांडव भवन छोटा सा था, ज्ञान सरोवर बना, फिर इतना बड़ा शांतिवन बना, कितने बाबा के बच्चे आने लगे, उनके लिए पूरी अनाज की व्यवस्था, कहाँ से दाल मंगानी, कहाँ से चावल मंगाने, और कहाँ से गेहूं मंगाने, कहाँ से मसाले मंगाने। दादा की पालना के कारण बहुत सारे सहयोगी बन गए, इतना प्यार से सबकी पालना करते थे। बहुतों से फ्री कराए, यज्ञ रक्षक बन करके यज्ञ की सेवा की भावना क्या होती है उन्होंने बहुत भाई बहनों को तैयार किया। गेहूं के क्षेत्र में गेहूं, चावल और दालें दादा भरपूर करके, सारे भंडारे को भरपूर करके रखता था। वो टोलियां बनवा करके देता था और मेरे कहता तुम अच्छा सा इनको पत्र दे दो, बस 2 ही चीज़ें देते थे। तो हम पत्र देते थे, वो टोली देते थे। और ऐसे करके बाबा के भंडारे को भरपूर करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। शुरू से अंत तक हम साथ साथ रहे, एक दिन भी कभी टकराव नहीं हुआ, मन मुटाव नहीं हुआ, साथ खाया, साथ रहे, साथ बैठे। और लास्ट में जब लास्ट दिन 8 तारीख को ही दोपहर को ऊपर हॉस्पिटल में भर्ती थी, मेरे को मिश्रा जी ने फ़ोन किया राजू भाई आप प्रताप भाई को बोलो ना छुट्टी दें, हम अहमदाबाद ले जाते हैं। मैंने फ़ोन किया, हमने कहा भाई छुट्टी दे दो, इनकी सबकी दिल है। और वो बाथरूम पेशाब की तकलीफ़ थी, वो चेहरे पर आ रहा था, सारा सूज गया था सब। तो मैंने जब बोला तो ले कर के यहाँ आए नीचे एम्बुलेंस से, और हमारे जहाँ रहते हैं हम लिटरेचर के पास, वहाँ गाड़ी खड़ी की
और उस समय बाबा दादा इतना प्यार से मुस्कुराते हुए सबको मिला, जितने लोग आए हमारे साथ, जितने रहते थे 10-12 लोग आते गए, मिलते गए और सबसे बात किया, हाथ हिलाया और सबसे बात करके छुट्टी लेके जैसे वो आत्मा गई। और अहमदाबाद में भी मैं समझता हूँ 8:30-9 बजे तक सबसे मिलते रहे, बात करते रहे। और फिर अचानक अटैक आया, रात को 10 बजे मेरे फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे हुआ है, अभी दादा साहब चले गए। तो उस समय तो फिर सारी रात मेरा फ़ोन इधर इधर इधर, फिर दूसरे दिन संस्कार के लिए वहाँ से लेके आए, फिर ये हुआ। तो दादाजी के साथ साथ मोहिनी बहन जी की तो कहानी तो आप सब 2-3 दिन से सुन ही रहे हैं। मोहिनी बहन जी की तरह से मैं समझता हूँ एक भी बहन, एक भी कोई निर्भय नहीं है। वो शेरनी थी, निर्भय की शक्ति थी। और जहाँ पर भी कोई ऐसी प्रॉब्लम सेंटर्स पर आई, कोई भी बहन अगर थोड़ा भी दीदी के आगे आके कुछ रो दिया, सुना दिया, तो वह दीदी उसके लिए रहनुमा थी। और उन्होंने हजारों सैकड़ों बहनों को उनकी दिल की बातें सुनी और सुन करके उनको ठिकाना दिया, स्थान दिए। ये जो जितने सेंटर्स हमारे खुले हैं राजस्थान के आजू बाजू में, सबको दीदी ने बहुत अच्छा सहयोग साथ दे करके इतनी सेवाएं करवाई, इतना विस्तार किया। और किसी भी जोन में, चाहे कर्नाटक जोन, चाहे पंजाब जोन, जहाँ पर भी कोई बात आती थी थोड़ी बहुत भी, तो सुन करके पूरे जोन को समझा समझू करके, दादी का साथ तो था ही मोहिनी बहन जी को, बहुत अच्छी तरह से उनकी पालना करना, उनको साथ देना, सहयोग देना। और बाद में जब गंगे दादी जी ने शरीर छोड़ा तो पूरे उत्तर प्रदेश की जोन की सेवाएं आपने उठा ली, जबकि तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती थी, जा नहीं पाई। 1-2 बार शायद गई होगी यूपी में, थी तो यूपी की ही, लखनऊ की। मैं कई बार उनके घर में भी गया हूँ, लेकिन बीमारी के समय ही यूपी जोन की इंचार्ज बनी थी गंगे दादी जी के बाद। फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से 7 सब डिवीज़न बना दिए यूपी में और कहा आप सभी निमित्त बहनें संभालो, फाइनल साइन मैं करूँगी। तो पूरे जोन को 7 भागों में बांट करके बहुत अच्छी सेवाओं को वृद्धि कराई, निमित्त बन करके रही। और लास्ट में जिस दिन शरीर छोड़ना का समय आया, मैं उस समय उनके ही जोन में भट्टी कराने गया था, और वो नेपाल था, पोखरा। ये जो पोखरा, बुटवल, भैरवा, ये बनारस क्षेत्र के द्वारा सेवा केंद्र खोले गए थे। तो मुझे भेजा था कि जाओ भले तुम नेपाल में भट्टी करा के आओ, प्रोग्राम करके आओ। तो मैं और गीता बहन भीन माल की मेरे साथ थी, हम लोग वहाँ गए थे। और 6-7 बजे के बाद फ़ोन आना शुरू हो गए कि दीदी की तबीयत बहुत नाजुक है, आप लोग उतनी दूर बैठे हो, कैसे आओगे? हमने कहा कुछ भी हो तो मुझे बताना, कैसे आऊँगा, मैं देखूँगा। फिर 8:30 के लगभग फ़ोन आ गया कि दीदी ने शरीर छोड़ दिया। और हमारी उस भट्टी के अंदर करीब 1,500 भाई बहनें आए हुए थे, सब तरफ के। वहाँ पूरे होटल बुक किए हुए थे, बड़ा हॉल लिया हुआ था, एक पब्लिक प्रोग्राम भी था। और सारे यूपी वाली टीचर्स, सुरेंद्र बहन हमारे साथ थी बनारस से, वो हमारे के बड़े मुख्य भाई दीपेंद्र भाई, विपिन भाई, सब साथ थे, बहनें। प्रोग्राम थे, लेकिन अचानक सूचना मिली तो प्रोग्राम हमने 2 बजे तक बहुत अच्छी तरह से सब किए, कोई भी मिस नहीं किया। और 2 बजे सब पब्लिक प्रोग्राम किया, भट्टी के क्लासेस कराए, मैंने भी कराए, गीता बहन ने भी कराए। पता सब था कि जाना है, लेकिन लास्ट में बताया कि ऐसे है कि अभी आपको छोटी बहनें क्लास कराएंगी। अब ये सब बड़ी बहनें भी जाना चाहती हैं क्योंकि सब यूपी की हैं, और दीदी उनकी जोन इंचार्ज थी, इसलिए सब के सब वहाँ से अलग अलग साधनों से रवाना हुए। और मैं वहाँ से काठमांडू गया, काठमांडू से दिल्ली आया, दिल्ली से अहमदाबाद, रात को 11-12 बजे पहुँचा। फिर यहाँ पर सवेरे पहुँच गया। 9 तारीख को उनके अंतिम संस्कार में, हम 8 तारीख को आ गए थे, माउंट आबू की सैर कराई और 9 तारीख का अंतिम संस्कार हुआ था। दीदी को दिव्य बुद्धि का, विशेष दिव्य दृष्टि का वरदान मिला हुआ था, ये तो आप सबको मालूम होगा।
उनका ट्रांस का पार्ट शुरू से ही शुरू हो गया था। 12 साल की उम्र में वो ज्ञान में आई। मम्मा की बिल्कुल ऐसे लगती थी जैसे कोई सगी बहन हो, शक्ल से भी हेल्थ से भी। तो मम्मा बाबा की बहुत अच्छी पालना ली। दादियों के साथ रहने का शुरू से ही पार्ट रहा। बीच में उन्होंने नांगल में, पंजाब जोन में अपनी सेवाएं दी। उसके बाद बाबा के अव्यक्त होने के बाद दीदी जी ने उनको बुलाया और मधुबन में दादी जी का सहयोगी बनाया। अब दादी जी को सहयोग की भी बार बार बाहर आना जाना, क्योंकि सारे पब्लिक प्रोग्राम दादी अटेंड करती थी, तो दादी जी के साथ एक संदेशी के रूप में भी थी और प्रवचन करने में बहुत माहिर थी। कोई भी टॉपिक दे दो, अच्छा चिंतन करके क्लास कराना, प्रवचन करना और विशेष करके योग कमेंट्री कराना। उसके बाद जब 1980 के बाद ये जब विंग्स बने हैं, जगदीश भाई ने अलग अलग विंग बनाए, तब सबसे लास्ट विंग बना ग्राम विकास का। और उस ग्राम विकास विंग, क्योंकि इनका प्रकृति से बहुत प्यार था, पेड़ पौधों से और खास करके बगीचों से बड़ा प्यार था मोहिनी बहन का। कोई बगीचे में कोई कुछ बनाएगा तो मोहिनी बहन उसको बिल्कुल कट कर देती थी, कोई नहीं बनाएगा, बगीचे जरूर होने चाहिए। इसलिए जगदीश भाई ने मोहिनी बहन जी को ग्राम विकास प्रभाग का अध्यक्ष बनाया और महसाना की सरला बहन को राष्ट्रीय संयोजिका बनाया और हमारे शशिकांत भाई को जो मधुबन में हैं उनको मधुबन कोऑर्डिनेटर बनाया। मैं इन सेवाओं में नहीं था, क्योंकि मुझे कई विंग की सेवाओं का ऑफर मिला हुआ था। एजुकेशन वाले भी पीछे लगे, यूथ वाले भी लगे। यूथ में तो मैंने अपने एक साथी को दे दिया। उस समय प्रफुल्ल भाई हमारे पास आया था, हमने कहा तुम यूथ में सेवाएं कर लो। दादी और ईशु दादी बिल्कुल मुझे मना करती थी कि तुमको कोई विंग में नहीं जाना है, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी सारी लिखा पढ़ी, इतनी दादी की पोस्टेज, इतने पत्र व्यवहार हैं, इतनी ड्यूटियां हैं, और विंग के अंदर तुम चले गए तो उसमें बिजी हो जाओगे, सब सेवाएं छूट जाएंगी। इसलिए इनकी मना थी। तो मैं तो सबको हाथ जोड़ता था, भाई मुझे तो बहुत बड़ी विंग मिली हुई है दादी की, उसी में मैं सेवा करूंगा, मैं किसी विंग में नहीं आऊँगा। लेकिन ड्रामा कुछ ऐसा बना हुआ था जो हमारे शशिकांत भाई को कुछ समय के लिए लौकिक में बुलावा हुआ, वो चले गए। और वो जब गए तो 1 साल तक वापस नहीं आए। ये विंग में मधुबन कोऑर्डिनेटर कोई नहीं था। और मोहिनी बहन और साला बहन की नज़र मेरे ऊपर थी कि इसको ही बना दिया जाए, इसके पास तो सब टाइपिस्ट हैं, ऑफिस है, सब कुछ है। तो दादी को बोला तो दादी ने पहले तो मना कर दिया, नहीं नहीं उसको कोई विंग में नहीं जाना। मोहिनी बहन के आगे लेकिन किसी की चलती तो नहीं थी। वो इतनी पावरफुल आत्मा थी, बड़ी युक्ति से दादी को बोलती है, दादी राजू से मैं कोई काम नहीं लूँगी, कोई सेवा, इसको सिर्फ नाम दे दो आप कोऑर्डिनेटर का, मैं इसके डिपार्टमेंट वालों से सब करा लूँगी। हमारे डिपार्टमेंट वालों को बुलाया, कहता है राजू भाई को कोऑर्डिनेटर मैं बना रही हूँ, क्योंकि सेवाएं रुकी हुई हैं, लेकिन सब इनकी हरियाली है, दूसरी सेवाएं हैं, तुम लोग करोगे। तो उन्होंने भी कह दिया भले आप इनको बनाओ, मैं कर लूँगा। तो हमारे साथियों ने सब जवाबदारी सेवा की ले ली और मुझे कोऑर्डिनेटर का टाइटल 2000 में मिल गया। लेकिन ये टाइटल मिला तो उसके बाद प्लान तो चलते हैं, कैसे इस सेवाओं को बढ़ाना है, क्या करना है। और मोहिनी बहन जी के साथ मेरा पहले से बहुत समीप था, संबंध था, क्योंकि वो जब ट्रांस में जाके संदेश लाती थी तो वो हर संदेश मेरे से ही टाइप कराती थी। कोई का भी मरने जीने का कोई भी समाचार, भोग का संदेश हो तो मुझे बुलाती थी और कहती थी तुम लिखो, 60 में लिखा देती थी, फिर कहती इसको ठीक ठाक करके इसको भेजो, इसको भेजो, इसको भेजो। तो मैं रोज उनके द्वारा, जो गुरुवार को विशेष करके 2-3 संदेश 4 संदेश तो होते ही थे, तो कभी कभी मैं कहता था दीदी आप मुझे फ़ोन पर सुनाओ, मैं सुनता जाता हूँ, साथ साथ टाइप कर देता हूँ। तो ये सेवा वो वहाँ से ऑफिस कमरे से ही मुझे फ़ोन पर बताती जाती थी और मैं सब टाइप करके फिर उनकी साइन करके भेज देता था। तो संदेश के कारण और दादी जी के बहुत समीप थी, इसलिए हर बात जो भी दादी जी का पत्र व्यवहार होता था, मोहिनी बहन कहती थी राजू को ये बोलो, ये कर देगा, ये कर देगा। ऐसे करके मेरा
उनके साथ बहुत समीप का संबंध दादी जी के साथ भी होता रहा। और जब ये सेवाएं मिली तो मैंने कहा दीदी इसको विस्तार करने का एक बहुत अच्छा साधन है। कहती कैसे हो सकता है? दीदी अलग अलग स्थानों पर हम लोग एक बार साल में मिलें, मीटिंग करें, तो वहाँ पर जाने से वहाँ के भाई बहनों को पता चलेगा ग्राम विकास क्या है, कैसे सेवाएं की जाती हैं। फिर उसकी सबसे पहली मीटिंग हमने कुरुक्षेत्र में की और हर जगह मोहिनी बहन तैयार रहती थी चलने के लिए, मैं उनको सब जगह ले जाता था। फिर उसके बाद हर साल नए नए स्थान पर हम लोगों ने मीटिंग रखी, तो वहाँ की बहनें जुड़ जाती थी, वहाँ के भाई बहनें जुड़ जाते थे और इस विंग ने बढ़ना शुरू कर दिया। 2007 में मुझे कहा कि अभियान बहुत सारे हम लोग निकालते रहते थे ग्राम विकास की तरफ से, कभी व्यसन मुक्ति अभियान, कभी स्वच्छता अभियान, और फिर लास्ट में जब मोटरसाइकिल के द्वारा ये ग्राम विकास अभियान निकाला, मोटरसाइकिलें सजाई, तो मुझे कहती है तुम जाओ अभी महाराष्ट्र की तरफ, कुछ किसान बड़े अच्छे हैं और वो सुना है योगिक खेती करते, योग से खेती करते हैं, तुम देख के आओ और मुझे वहाँ से फ़ोन पर बताना क्या क्या करते हैं। तो मोटरसाइकिल अभियान की लॉन्चिंग करने के लिए मैं कोल्हापुर गया, मोहिनी बहन जी ने मुझे भेजा और वहाँ जब गया तो किसान मेरे को मिले, मैं उनके खेतों में गया, हमने कहा तुम लोग कैसे खेती करते हो बताओ। तो उनकी खेती देख करके तो मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये तो कोई खाद भी नहीं यूज करते हैं, कोई केमिकल नहीं यूज करते हैं और योग के प्रयोग करते हैं। तो उनकी जब खेती देखी तो एक बार गया, फिर आया, मोहिनी बहन जी को सुनाया, बहन जी बहुत अच्छी खेती उनकी, तो सब चीज़ें वहाँ पैदा कर रहे हैं। फिर कहती अच्छा दूसरी बार जाओ। फिर एक महीने के बाद दूसरा सांगली में प्रोग्राम था, वहाँ भेज दिया। फिर मीटिंग किया वहाँ ही पूना में बैठ कर और ये प्रोजेक्ट बनाया। और मोहिनी बहन को मीटिंग में ऐसे ही फ़ोन तो था और कोई साधन नहीं था, फ़ोन किया, मैंने कहा ये सब साइंटिस्ट और खेती करने वाले बैठे हैं हमारे सामने और इनका विचार है शाश्वत यौगिक खेती हम नाम रखें, जैविक न रखें। मैं भले रखो। मोहिनी बहन ने छुट्टी दिया और ये प्रोजेक्ट 2007 में हमने पूना में तैयार किया। और उसके बाद आए तो दांतीवाड़ा यूनिवर्सिटी में मोहिनी बहन कहती चलो उसके वहाँ से वाइस चांसलर, वहाँ के एग्रोनॉमी सरदार जी थे, उनसे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। और वो इतने प्रभावित हो गए इस प्रोजेक्ट से, फिर एग्रीमेंट किया, मोहिनी बहन ने साइन कर दिया। फिर गुजरात में पूरे अभियान निकाले और उमंग उत्साह इतना था, भले शरीर साथ कम देता था, लेकिन हर जगह पर जाना, हर जगह पर प्रवचन करना, हर जगह गाइड करना कि ऐसे किसानों की सेवा करो, ऐसे गांव वालों की सेवा करो। तो मोहिनी बहन जी का तो उमंग उत्साह, उनकी हिम्मत और सहारा देने की एक बहुत अच्छी भावना, जरा भी कहीं भी कोई ऐसी बात हुई फट से वो अपने हाथ में पूरा ले करके और उनको संभाल लेते थे। और संदेश का पाठ इतना था जो आपको क्या बताऊं, हर बात दादी उनको भेज करके संदेश मंगा लेती थी। एक बार अचानक, लास्ट बताता हूँ मैं, समय की बहुत सीमा है, गुलजार दादी जी बीमार होने लगी, कुछ तबीयत नीचे ऊपर हुई और पार्टी आई हुई थी मिलने के लिए बहुत बड़ी, कि मुझे तो बाबा से मिलना है, ऐसे मैं जाऊंगा नहीं, सबकी टिकट हुई पड़ी थी। तो दादी ने मोहिनी बहन को बुलाया कि तुम तो जाती है ना बाबा के पास, बाबा को बुलाओ, देखें बाबा आता है कि नहीं आता है। तो दादी ने मोहिनी बहन को तैयार किया और बाबा के कमरे में, जहाँ ट्रांसलाइट रखी है ना, बाबा के कमरे में ऐसे गद्दी बिछवाई और वहाँ पहले बाबा आते थे गद्दी पर, लेकिन सामने बिठा के मोहिनी बहन को बोला तुम जाओ बाबा के पास। और इतने सब भाई बहनें बिना मिले तो जाएंगे नहीं, उस समय ज्ञान सरोवर वगैरह नहीं था, मैं समझता हूँ हमारा मेडिटेशन हॉल भी नहीं बना था, छोटा परिवार आया था। और सचमुच दादी मोहिनी बहन जब बाबा के पास गई और बाबा आ गए मोहिनी बहन में, और क्या अच्छी भाषणा दी। मैं सामने था क्योंकि मेरी ड्यूटी थी ना लिखने की, तो मैं सामने ही था। मोहिनी बहन में बाबा जब आए तो पार्टी को मिलाया गया, बड़ी खुश हो गई पार्टी बाबा से मिल करके, उनके वाइब्रेशन से ही बहुत अच्छी स्थिति थी उस समय, देखने जैसा माहौल था। फिर जब 11-12 बजे तक सब पार्टियां मिल ली तो हम लोग भी गए सामने मिलने के लिए, हम लोग भी टोली खाया बाबा से। फिर दादी तो बड़ी रमणीक थी, गुलजार दादी कहती है चलो इतनी थोड़ी तुम्हारी तबीयत खराब है, आज बाबा को तुम विदाई दो। तो गुलजार दादी को लेकर के आ गई कमरे से
और फिर लास्ट में दीदी दादी गुलजार दादी ने बाबा को अपने हाथों से खिलाया और फिर बाबा को विदाई दिया। तो ऐसी ट्रांस मैसेंजर थी, कोई भी कभी भी संदेश मंगाना हो फट से ले आती थी, कहीं भी कोई बात हो दादी उनको आगे करके सब प्रकार के जैसे राइट हैंड बन करके दीदी ने दादी का साथ दिया। फिर उसके बाद तो आप सब समझते हैं कितना विस्तार हुआ। शांतिवन की कहानी तो मैंने सुनाई है कि ये जब ज़मीन लेने लगे तो मोहिनी बहन को मेरे साथ भेजा सबको कि जाओ तुम लोग देख के आओ ये क्या भोपाल कर रहा है। और हमें ज़मीन देखने आए और यहाँ भोग लगाया और भोग में बाबा ने ये सारा दृश्य उनको दिखा दिया। उसके बाद दादी ने छुट्टी दिया, शांतिवन बना। तो ऐसे करके मोहिनी दीदी का बहुत वंडरफुल पार्ट यज्ञ के अंदर रहा है। और ऐसी राइट हैंड आत्मा दादी की 2016 में गई, 4 साल होने वाले हैं। जरूर दादी के साथ रह करके एडवांस पार्टी की सेवा में नई दुनिया बनाने में अपना योगदान देंगी। बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं दादियों के, बड़े भाइयों की कहानियाँ तो बहुत विस्तार है। आज की टॉपिक हमारी अलग थी, फिर कभी उस पर क्लास कराएंगे। ओम शांति।